आई एम तपेश माथुर, डायरेक्टर आर्ट एंड आर्ट अकेडमी। इस बार आप सोच रहे हो कि मैं क्या लेकर आया हूँ। इस बार सेम लेकिन कुछ और टॉपिक है, हाउ टू क्रैक यूसेट एग्जाम। ओह, लगना झटका। झटके की बात नहीं है, कंटेंट बहुत सारा है तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपको रजिस्टर्स और पेन साथ में लेकर आना है। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2023 अभी अपकमिंग होने वाला है, तो हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, कैसे करना है, शेड्यूल क्या रहेगा, सब कुछ। लेकिन सबसे पहले बात तो ये है कि मैं इस पेपर में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात आती है हमारी यूसेट एग्जाम की, कैसा होता है एग्जैक्टली। यूसेट का जो एग्जाम है, जो पेपर है, वो किस फॉर्म में आता है। इसके पेपर के वैसे देखा जाए तो फॉर्मेशन दो पेपर होते हैं। दो मतलब एक पेपर होता है जो कंप्यूटर बेस होता है, लेकिन कंप्यूटर बेस होने के बावजूद उसमें सेक्शंस आते हैं। और एक होता है पेपर बी, जिसमें हार्ड कॉपी होती है और आपको स्केचिंग करनी पड़ती है। तो पहले हम बात करते हैं पेपर पार्ट 1 की। पेपर पार्ट 1, इसके अंदर 3 सेक्शंस आते हैं। तीनों सेक्शंस को एक एक करके बात करते हैं। सेक्शन नंबर 1, इसमें टोटल 18 क्वेश्चंस आते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट डोंट वरी गाइस, इसमें ऑप्शंस नहीं आते हैं। तो इसमें एक्चुअली होता ये है कि क्वेश्चंस आपके पास आ गया, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है और उसके बाद आप लोगों को उसको इसका आंसर नीचे लिखना पड़ता है, मतलब टाइप करना पड़ता है। कंप्यूटर बेस है एक्चुअली। तो टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। सेक्शन 2 है जिसके अंदर 18 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ इशू इतना बड़ा है कि यहाँ मल्टीपल आंसर होते हैं। मल्टीपल आंसर क्वेश्चन आपका आ चुका है और आपको ऑप्शन दे दिए 4, और हो सकता है कि उस ऑप्शंस में आंसर आपका 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 भी हो सकता है। तो आपको आंसर टिक करते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपको आंसर टिक करना है, यू आर श्योर अबाउट, 100% श्योर अबाउट, कि मतलब उसके अंदर जो आंसर टिक करा है आपने, वो अगर मान लीजिए उसका ABC है या ACD है, तो वो आपको परफेक्टली पता होना चाहिए कि उसका आंसर ये है, मल्टीपल आंसर। क्योंकि यहाँ 100% श्योर होने की गारंटी होनी चाहिए, तब जाके आपका जो क्वेश्चन है वो सही होगा। सेक्शन 3, जिसमें 37 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चॉइस नहीं है, मतलब मल्टीपल आंसर नहीं है, मल्टीपल चॉइस है। आंसर आपको एक ही टिक करना है और यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है। तो सेक्शन 1 जो था उसमें 0.19 की नेगेटिव मार्किंग है और सेक्शन 3 है जिसमें 0.71 की नेगेटिव मार्किंग है। अब बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं आपको बतानी है। अब इसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो बात की बात है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि पेपर के अंदर क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है। इंपॉर्टेंट बात, एक्चुअली सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 आई हेल्प यू कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। मेरे हिसाब से सेक्शन 3 पहले स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 3 के अंदर मल्टीपल चॉइस आएगी, लेकिन आंसर आपको एक ही टिक करना है। सेकंड चीज, उसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं वो भी हम बाद में बताने वाले हैं, लेकिन सेक्शन 3 आपको पहले स्टार्ट करना चाहिए। सेक्शन 2, इसमें एक्चुअली मल्टीपल आंसर आते हैं जिसके लिए प्रिपरेशन करी जा सकती है। कई सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं जिसमें आंसर निकाला जा सकता है। तो सेक्शन 2 आपको पहले अटेंड करना चाहिए। मतलब फर्स्ट आपका सेक्शन 3 होना चाहिए, सेकंड आपका सेक्शन 2 होना चाहिए, थर्ड आपका सेक्शन 1 होना चाहिए। सेक्शन 1 लास्ट में क्यों ले रहे हैं, सवाल ये है। उसका रीज़न ये है कि सेक्शन 1 में मेंसुरेशन क्वेश्चंस आते हैं और थोड़े टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। वहाँ आपको हिंट नहीं मिलेगा कि आपका आंसर क्या हो सकता है। आपको वहाँ कैलकुलेट करके, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद आप लोगों को वहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया है और क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होने वाली है। हाउ टू क्रैक यूसेट एग्जाम। आई नो बहुत सारे आपके पास चीज़ें आ रही होंगी कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन यूसेट का पैटेंट बना हुआ है। अगर मान लीजिए मैंने एक टॉपिक लिया है, उसी टॉपिक को कंटिन्यूसली आपको दूंगा, लेकिन सिस्टम चेंज कर दूंगा। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ सेक्शन 1। सेक्शन 1 मेंसुरेशन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन क्वेश्चन के साथ में रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं। टोटल 18 क्वेश्चन आपके पास होते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? ज़्यादातर ये प्लूटोनिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आर्किमिडीज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर प्लूटोनिक और आर्किमिडीज आपने सॉलिड्स पढ़ लिए हैं थ्योरेटिकली, तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। लेकिन प्लूटोनिक सॉलिड और आर्किमिडीज सॉलिड के बारे में बताया कैसे जाता है? कई बार आपको एक सॉलिड दे दिया जाएगा और पूछेंगे इसके नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं। कई बार आपको प्लूटोनिक सॉलिड दिखा दिया जाएगा, बोलेगा इसका नाम क्या है। आर्किमिडीज सॉलिड दे देंगे, पूछेंगे कि इसके ओपन फिगर्स कैसे बनते हैं। तो आर्किमिडीज सॉलिड, प्लूटोनिक सॉलिड आपको पढ़ लेना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आते हैं, गियर्स वाले क्वेश्चन आते हैं कि यार 3-4 गियर्स को कनेक्ट किया गया है और पूछा जाता है कि अगर ये गियर्स ऐसे रोटेट कर रहा है तो 4th नंबर का गियर किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन अगर आपने देखा होगा इससे पहले जो क्वेश्चन आए उसमें ऐसा कुछ था कि गियर्स के साथ में पुली कनेक्टेड था और पुली के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो रोटेट हो रहा था तो देखना था डायरेक्शन कुछ इस तरीके से जाता है क्वेश्चन में। मैं अभी अटैच करूंगा इसके साथ में, तो आप क्वेश्चन देख लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
कुछ 2D फिगर्स आते हैं, काउंटिंग फिगर्स, जिसमें आपको ये काउंट करना होता है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ हेक्सागन कितने हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी है। 2D फिगर्स काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। फिर 3D फेसेस काउंटिंग के लिए आता है। 3D फिगर्स होते हैं जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ फेसेस बताने पड़ते हैं, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आता है, जिसमें कई बार वो 3 फिगर्स आपको देते हैं, मतलब एक्चुअली एक ही फिगर के अलग अलग पिक्चर्स दे देंगे और पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, और हम ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे गिनना है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जब 3D फिगर्स होते हैं, मान लीजिए अगर एजेस हैं तो एक 1 फेस हो गया, 2 फेस हो गया, लेकिन कई बार एजेस रोटेट कर जाती हैं, मतलब एजेस रोटेट कर जाती हैं, गोल घूम जाती है, उसको चैम्फर कहते हैं एक्चुअली। तो यहाँ डिफिकल्टी आती है कि फेस ये वाला जो आ रहा है टर्निंग पॉइंट वाला, वो इधर काउंट होगा या इधर काउंट होगा। तो ये पूरा आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये कुछ टॉपिक 100% आते ही हैं। और लास्ट 3 इयर्स के अगर पेपर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पर्टिकुलर फिक्स टॉपिक है जो एग्जैक्टली आ ही रहे हैं, तो आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं जाता हूँ, इसके अंदर कुछ पजल्स टाइप के टेट्रिस जैसे कुछ गेम्स होते हैं, पजल्ड होते हैं, मोबाइल में इसकी इजीली एप्लीकेशंस अवेलेबल हो जाएंगी, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड बहुत डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका टाइम बचेगा और पेपर को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। कुछ फॉन्ट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें फॉन्ट्स होती हैं, और फॉन्ट्स स्पेशली आप देखेंगे कि फॉन्ट्स नॉर्मली फॉन्ट्स नहीं पूछते, उस फॉन्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जनरेट किए जाते हैं, और उस क्वेश्चन को आपको पूछा जाता है कि अगर मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा या इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो क्या वर्ड बनेगा। या ऐसा भी हो सकता है कई बार वो वर्ड आपको दे देते हैं और आपको पूछते हैं कि जो जितने भी ऑप्शंस नीचे दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ये इनको ज्वाइन करके ये वर्ड्स बना रहा है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा सेक्शन ए, मतलब सेक्शन 1 वाला जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, उसमें सेक्शन 1 में आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आंसर लिखना होगा। तो ये ध्यान रखना, सेक्शन 1 आपके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, देखिए हमारा एग्जाम होता है तो हम बहुत टेंशन में रहते हैं, हमें भिड़ते के साथ ही अगर मेंसुरेशन का क्वेश्चन मिल जाएगा, आप उसको करने का सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, वो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इंपॉर्टेंट टाइम बहुत मैटर करता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सेक्शन 1 नहीं करना है स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 देखा जाए तो सेक्शन 1 और 3 दोनों से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। यहाँ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत सटीक आपको आने चाहिए, और अगर वो आते हैं तो ही आप ऑप्शन क्लिक कर पाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आया, मैं आपको बताता हूँ, एक फिगर था, उस फिगर के पास में उन्होंने 4-5 ऑप्शन दिया और बोला कि इनमें से कितने फिगर्स इस फिगर्स में मिल जाते हैं। ये स्पॉटिंग एरर जैसा क्वेश्चन है, ओमिशन एरर या स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन हैं रीजनिंग के अंदर के, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन यूसीडी इसको और टिपिकल और अलग स्ट्रक्चर के तरीके से बनाता है एक्चुअली। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 3 ईयर से तो ये रिपीट हो रहे हैं हर बार, और मैं ये मेंशन करूंगा इस वीडियो में कि कब कब ये रिपीट हुए। तो अगर आप देखेंगे ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें फिगर्स आपको काउंट करने होते हैं, ये बहुत टाइम लग जाते हैं, और इसमें एक्चुअली पूछा जाता है इनमें से कितने फिगर्स हैं, तो आंसर इसका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, चारों भी हो सकते हैं। तो अब आप क्या हो गया, फर्स्ट वाला आपने ढूंढा, टिक कर दिया, सेकंड ढूंढा, टिक कर दिया, फोर्थ आपने टिक। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब एक क्वेश्चन में अगर आपको 2 ऑप्शन में डिफिकल्टी आ रही है, तो दिक्कत यहाँ आती है कि जब आप ऑप्शन टिक करने वाले, आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में अगर आपने मान लीजिए चारों में से 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ए आ रहा है, सी आ रहा है, तो आप क्या करोगे, बी भी हो सकता है। अब आप सोचोगे बी भी हो सकता है, टिक कर दोगे, तो मतलब पूरा आंसर गलत हो गया आपको। ऐसा नहीं कि आपको बी के मार्क्स मिलेंगे, सी के भी मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके सारे आंसर एक्यूरेट होने चाहिए। सेक्शन 2 बहुत टफ होता है, लेकिन सेक्शन 2 के अंदर भी देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एक मैंने आपको बताया कि फिगर ढूंढने वाला है, एक आपने देखा होगा कि कुछ शेप कटी हुई है, एक स्ट्रक्चर दिया है, उसमें से ये 3D फिगर्स आपको दिए, वो आपसे बोलते हैं कि ये 3D फिगर एग्जैक्टली इसमें से पास हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, तो उसमें से पूछते हैं कि अच्छा कितने फिगर इसमें से पास हो सकते हैं इस कटआउट के अंदर से। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। टेसलेशंस और 3D फॉर्म्स के क्वेश्चन आते हैं। टेसलेशन मतलब मान लीजिए आपने देखा होगा पजल वाले गेम्स होते हैं, उसको जमा के कुछ बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ टेसलेशन मतलब इसलिए बोल रहा हूँ, एक ही फिगर के नंबर ऑफ मल्टीपल कर देते हैं उसको, पूछा जाता है कि इसमें से ये फिगर कौन सा हो सकता है, आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बार क्यूब एंड डाइस के क्वेश्चंस आते हैं, ओपन क्लोज के आते हैं कि मान लीजिए मैंने क्यूब रखे हुए हैं, 3-4 क्यूब्स हैं, और उसमें से बोला कि अगर मैं इसमें से एक क्यूब को ओपन कर देता हूँ तो इनमें से कौन सा क्यूब होगा जो ओपन करने पे ये नजर आएगा।
पैकेजिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन पैकेजिंग बहुत टफ हो जाता है, दैट्स व्हाई द क्यूब एंड डाइस के टॉपिक आते हैं इसके अंदर। क्यूब एंड डाइस को बहुत टफ बनाया गया है। और एक और चीज़ यहाँ पे फर्नीचर स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। फर्नीचर स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि थोड़ा फिजिक्स लगाई जाती है इसके अंदर। मान लीजिए मुझे कोई फर्नीचर दिखाया है, उसने बोला कि 4 चेयर मैंने रख दी, बोला इसमें से कौन सी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी कंफर्टेबल होगी। और कई बार चेयर बना दिखा देते हैं और चेयर्स के अंदर बताते हैं अच्छा इसमें से कौन सी मूव कर सकती है और कौन सी सबसे ज़्यादा मूव कर सकती है। तो ऐसे बेसिक सवाल आते हैं, फिजिक्स लग जाती है कई बार यहाँ पे, क्योंकि कई बार कुछ फर्नीचर्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड एंटोनिम्स सिनोनिम्स अटैच किए जाते हैं, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि यार चारों चेयर कंफर्टेबल लग रही है, क्या पूछा गया है। तो इंग्लिश को कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, स्पेशली कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा टफ हो जाता है। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है पार्ट 3, बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो ईजी होते हैं। मैं एक एक करके टॉपिक बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, पर्सपेक्टिव आइडेंटिफिकेशन। इसमें पर्सपेक्टिव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, 4 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं। आई नो आप सोच रहे होंगे 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी होते हैं, एग्जैक्टली होते हैं। पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की नॉलेज आपको लेनी चाहिए एक्चुअली। फिर आपका मिरर इमेजेस वाले क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से टफ होते हैं लेकिन हाँ कर सकते हैं आराम से। शैडो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आते हैं, आपके पास क्वेश्चन आते हैं जिसमें शैडो के 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि इसमें से एक्यूरेट कौन सा है, या जो 3D ऑब्जेक्ट दिखा दिया और 4 ऑप्शन दे दी, बोला इस 3D ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से शैडो कौन सी परफेक्ट जो इसके साथ मैच खा रही। कई बार शैडो को टाइम के अकॉर्डिंग में पूछ लिया जाता है, तो शैडो का थ्योरेटिकल भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये क्रिएटिव के साथ साथ हमें यहाँ पर भी हेल्प करेगा। जैसे पर्सपेक्टिव और शैडो, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सेक्शन बी जो आपका क्रिएटिव क्वेश्चन आता है उसमें काम आते हैं, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि उसके साथ साथ यहाँ आपके एप्टीट्यूड में भी आ रहे हैं। थर्ड वन इज फॉन्ट और टाइपोग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं। फॉन्ट्स और टाइपोग्राफी के फॉन्ट आइडेंटिफिकेशन में आ जाते हैं। आपको कोई सैंपल दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा फॉन्ट अलग है या कितने नंबर ऑफ फॉन्ट्स इसमें शामिल हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉन्ट्स भी थ्योरेटिकल प्रोसेस में आता है, बिकॉज फॉन्ट्स के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। सेरिफ्स क्या होता है, मार्जिन लाइन क्या होता है, टाइपोग्राफी के अंदर बॉडी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये सब पूछे जाते हैं आपसे। फिर ऑड वन आउट आता है, कई सारी इमेजेस दी जाती है, बोलते हैं इनमें से ऑड कौन सी इमेज है। सिंपल टॉपिक है। इंडिया के मैप के बारे में पूछा जाता है। ये लास्ट ईयर एक क्वेश्चन दिया गया था, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मान लीजिए इंडिया के सभी मैप, सभी स्टेट के मैप को आप जानते हैं, तो ये पूछा कैसे जाएगा। मान लीजिए गोवा है, अब गोवा का जो डायमेंशन है वो इतना है और महाराष्ट्र का इतना है, तो गोवा के डायमेंशन को बढ़ा के महाराष्ट्र के साथ रख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा मैप ऐसा है जो स्केल अप या स्केल डाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग है, गलत है। तो वो आपको ऑड वन आउट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा, लेकिन ये बहुत टफ हो जाएगा, बिकॉज आपको इंडिया के सारे मैप एक्यूरेटली आपको याद होने चाहिए और आइडेंटिफाई करके पूछा जाता था। मान लीजिए मैंने वेस्ट बंगाल का मैप है, वेस्ट बंगाल मैप ऐसा आता है, उसको मैं ऐसे घुमा कर आपसे पूछूं कि किस स्टेट का मैप है, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी, केवल स्टेट की आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ वो आउटलाइनिंग भी पूछ सकते हैं। तो स्टेट की आउटलाइनिंग के साथ साथ अगर किसी स्टेट की आइडेंटिफिकेशन मतलब उसकी बॉर्डर आइडेंटिफिकेशन आपको याद है तो आप स्टेट करेक्टली बता सकते हैं। तो इंडियन मैप्स के बारे में जानना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये भी पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, लेकिन पूछने का क्राइटेरिया क्या होगा, विजुअल के साथ जी के कनेक्ट हो रही है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे। रोटेशंस और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कई सारी इमेजेस आपको घुमा के बता दी जाएगी और पूछेंगे कि इसमें से करेक्ट कौन सी है या कितनी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इसमें से क्लॉकवाइज कौन सी जा रही है या किसने 90 डिग्री लिया है। रोटेशन का क्वेश्चन है एक्चुअली। 3D आइडेंटिकल इमेजेस को रोटेट करके भी पूछा जाएगा आपसे, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो सकता है। एक डिटॉइडल टॉपिक होता है जहाँ पे मैंने पेंटागन लिए हैं बहुत सारे, उसको आपस में कनेक्ट कर दिए, एक के ऊपर एक ऐसे हो जाएंगे, डिटॉइडल टॉपिक होता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें डॉट लगा दिया जाता है, पूछते हैं कि 4th नंबर पे कहाँ जाएगा या लास्ट में कहाँ जा रहा है। तो डिटॉइडल में एक इमेज बना दी, उसमें डॉट लगा दिए और नीचे ऑप्शन पूछ लिया आपसे कि इसमें से जो लास्ट डॉट बनेगा वो किस पर जाएगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिटॉइडल में आता है। डिटॉइडल एक्चुअली लोगों को पता है कि पेंटागन जो स्ट्रक्चर होता है केवल उसी के बेसिस चलता है, लेकिन ये हेक्सागन हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है। थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक्स हैं, पढ़ने पड़ेंगे आपको उसको। पेपर फोल्डिंग कटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए मैंने पेपर लिया है, उसको मैंने रोल कर लिया, रोल करने के बाद उस पर कोई इमेज प्रिंट हो रही है, तो मैंने आपको पेपर दिखा दिया, उसके 4 रोल्स दिखा दिए। अब पूछूंगा यही पेपर को अगर फोल्ड करके आपसे पूछूंगा कि इनमें से कौन सा हो सकता है, करेक्ट, तो आपको बताना पड़ेगा पेपर फोल्ड होने के बाद ऐसा लगता है। लेकिन कई बार पेपर फोल्ड
मैंने कटिंग भी बोला है, कटिंग मतलब पेपर फोल्ड करने के बाद अगर मैं उसको ऐसे काट लिया या ऐसे काट लिया तो उसने ओपन होने के बाद कौन सा लगेगा या कौन सा दिखेगा, ऐसा ये दोनों सैंपल के तौर पर जोड़ रहा हूँ तो आपका एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैंने देखा कि सेक्शन 3 बहुत ईजी है और सेक्शन 3 में एक ही ऑप्शन को टिक करना है। तो सबसे पहले आपको सेक्शन 3 करना है, देन सेक्शन 2 करना है, देन सेक्शन 1 करना है फॉर द गैट। ठीक है, अब आते हैं क्रिएटिव के ऊपर। टेंशन, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा टेंशन ये है, 3 आवर्स का पेपर है लेकिन 2.5 आवर्स 200 मतलब 230 मिनट्स अप्रॉक्स उन्होंने गैट पे दे दिया। हमें क्रिएटिव के लिए मिल रहे हैं सिर्फ 30 मिनट मिल रहे हैं, 30 मिनट्स। तो इशू इस बात का है कि 30 मिनट में वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 22 में जो क्वेश्चन दिया था क्रिएटिव का वो ये था, एक स्कूल कैंटीन है जहाँ पे एक चूहा है, माउस है और ये कुछ सीन क्रिएट किया था और जो कैफे मतलब जो कैंटीन का ऑनर है वो सीन को पूरा देख रहा है। यहाँ पर्सपेक्टिव आ रहा है पूरा प्रॉपर और इंटीरियर का व्यू। यहाँ पर्सपेक्टिव में ये पता चलेगा कि वो इंसान कहाँ से देख रहा है, मतलब उसकी हॉराइजन कहाँ पे जा रही है, वैनिशिंग पॉइंट कहाँ जाने चाहिए, देन वो पूरा सीन बनना चाहिए। कितना आपको जो वे कितना क्लियर हो रहा है। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव बहुत ज़बरदस्त चाहिए आपको। स्पेशली मैनिकिन्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि मैनिकिन्स बनाने को आएंगे। 2021 के अंदर एक क्वेश्चन दिया था कि ड्राइंग रूम का सीन है, एक विंडो है, विंडो से लाइट आ रही है, कैट बैठी हुई है, सोफा है, सब कुछ उन्होंने सिनेरियो उसमें दिया है और उन्होंने ये भी बता दिया कि इस पूरे सीन को बनाना है। टाइम भी दे दिया, लाइट सनलाइट आ रही है तो सनलाइट कहाँ तक जा रही है, यहाँ भी आपको पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना पड़ेगा, पूरा सीन आपको पर्सपेक्टिव में बनाना है। 2022 मतलब 20 में सॉरी आपको एक दिया था, इसमें प्रोफेसर थे एक्चुअली मिस्टर शास्त्री। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मैं एक शास्त्री हूँ और मैं ऐसे टेबल पर बैठा हूँ और बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, तो प्रोफेसर शास्त्री इस टेबल को देख रहे हैं तो मुझे क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सीन बनाना। यहाँ भी पर्सपेक्टिव का रिलेशन है बिकॉज प्रोफेसर शास्त्री अगर मैं हूँ और सामने एक वैनिशिंग पॉइंट है तो पूरी टेबल का व्यू वहाँ से आ जाएगा। इट्स वन पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू। क्लियर? तो हमें क्रिएटिव करने के लिए पर्सपेक्टिव की बहुत ज़रूरत है, शैडो की बहुत ज़रूरत है, 3D की बहुत बेसिक नॉलेज लग जाएगी। ठीक है, मैनिकिन्स की स्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है, मतलब पर्सपेक्टिव, शैडो और मैनिकिन्स 3 टॉपिक बहुत आप इम्पॉर्टेंट है। अब दिक्कत ये आती है कि 30 मिनट में कैसे किया जाएगा, तो आपको अभी से ही प्रोडक्ट स्केचेस और लाइव स्केचेस की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि इशू इस बात का है 30 मिनट में। ठीक है, अभी रिसेंटली हम लोग NID देखकर आए हैं, NID में अगर आप बात करेंगे तो 8 क्रिएटिव बनाने को आया था, तो इस अकॉर्डिंग अभी हमारी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, लेकिन अभी हमें यूसीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाहिए। एक और चीज़, यूसीड में 21 के अंदर पैराग्राफ था, फिर 22 के अंदर उन्होंने नोट्स बना दिए और आपको बनाने को आ गया। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्रिएटिव को तो आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को पूरा पढ़ के ये समझ लेना चाहिए कि क्रिएटिव में क्या डालना चाहिए और उसी के नोट्स बना लें आप कि अच्छा ठीक है मुझे कैंटीन का सीन चाहिए, एक गर्ल चाहिए, एक बॉय चाहिए और आसपास पूरा कैंटीन का सिनेरियो चाहिए और एक चूहा चाहिए, जो चूहा डेफिनेटली वहाँ भाग रहा है, जो भी सीन क्रिएट किया जा रहा है, और वो आपने नोट्स बना ली तो आपको पता है इस सीन के अंदर मुझे ये चीज़ डालनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पैराग्राफ में डाइवर्जन भी होता है। डाइवर्जन मीन्स किसी ऐसी चीज़ की बात की जाती है जिसका सीन में कोई रिलेशन नहीं होता है, तो और हम क्या वो चीज़ शामिल कर देते हैं तो वो हमारा क्रिएटिव कट जाएगा, हमारे मार्क्स कट जाएंगे उसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूसीड क्या करता है, क्वेश्चन के नीचे एवोल्यूशन क्राइटेरिया देता है जिससे पता लग जाता है कि मैं क्या क्या चीज़ें चेक करूंगा जिसके बेसिस पे मार्क्स हैं। तो आपको वो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा ये चीज़ चेक की जा रही है। पहले टॉपिक डाल देता है पर्सपेक्टिव, मतलब पर्सपेक्टिव बहुत परफेक्ट होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, आप उन पर ध्यान दें थोड़ा सा और प्रैक्टिस बहुत फास्ट करें क्योंकि 30 मिनट में एग्जैक्ट आपको क्रिएटिव करना ही होगा A4 पे। तो दोस्तों मैंने ये आपको बता दिया कि कैसे करना चाहिए, लेकिन जो टॉपिक मैंने बताए थे उनको बहुत वर्बली पढ़ना पड़ेगा और ये लास्ट 3 ईयर से रिपीट हो रहे हैं और इन टॉपिक के लिस्ट साइड में दे रहा हूँ मैं, तो आपको ज़्यादा पता रहेगा कि ये लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है वो टॉपिक। अब वो टॉपिक कहाँ मिलेंगे, नेट पे जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और एक शॉर्ट जो क्रैश कोर्स होता है 5 to 6 डेज का, एप्लीकेशन पे सारा मटेरियल वीडियो रिकॉर्डेड में पड़ा हुआ है, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। बहुत कम समय में आपको ये लर्न हो जाएगा और ये टॉपिक 1 by 1 सारे मिल जाएंगे आपको। तो ये मार्केटिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप नेट पे जाएंगे, सारे टॉपिक ढूंढेंगे और आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्टली आप मेरी एप्लीकेशन पे आएंगे, बहुत नॉमिनल चार्जेस में आपको ये अवेलेबल करा दूंगा बिकॉज हमारा मोटिव है स्टडी स्प्रेड करना, एजुकेशन फैलाना। मोटिव पैसा कमाना कम है लेकिन अभी। सो दोस्तों दैट्स फॉर टुडे।
सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर यूसेड एग्जाम। इसके बाद मैं आपको NFT की वीडियो भी डालने वाला हूँ, हाउ टू क्रैक द NFT एग्जाम, सीड ऑल्सो। तो आप सीड वाले जो स्टूडेंट हैं पोस्ट ग्रेजुएट, वो भी वेट कर रहे होंगे सर इसकी भी वीडियो डालेंगे, तो दैट्स वाई हमको भी एक हेल्प मिलेगी। सो हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, नोटिफिकेशंस हैं, जो वीडियोज़ हैं, और आपके पास जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके पास समय पर आनी चाहिए वो आपको तुरंत मिल जाए। बिकॉज अगर आप लोग नेट पर सर्च करेंगे तो आपको ये टॉपिक मिलेगा। सो आप पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पहले मिल जाए।